वह एक संगठन की एक आधुनिक छिपी हुई भूत नेता, जिसने विभिन्न अलग अलग कौशल सेटों में कुशल पागल प्रतिभाओं को इकट्ठा किया। चिकित्सा और जहर में अत्यधिक कुशल, गुप्त हत्याओं को अंजाम देता है, दुनिया के लोगों की नज़र में पागल और राक्षसी माना जाता है। एक दुर्घटना में मारा गया और एक विकृत युवा लड़की के शरीर में पुनर्जन्म हुआ। क्या चेहरा विकृत, पहचान चुराई गई, परिवार में वापसी धुंधली और निराशाजनक। उसकी पहचान छोड़ी जा सकती है, उसके परिवार को माफ किया जा सकता है, लेकिन जहां तक व्यक्ति की बात है जिसने इसी शरीर में रहने वाले उसके पूर्ववर्ती को नुकसान पहुंचाया है, अगर उसने कम से कम उन्हें अकल्पनीय पीड़ा में चिल्लाने और उन्हें दयनीय स्थिति में नहीं धकेला, तो वह अपनी राक्षसी प्रतिष्ठा के साथ कैसे जी सकती है। अंतहीन उथल पुथल मची हुई है और यह सब पर हावी होने की लड़ाई है। देखिए कि कैसे उसने लाल रंग का सूट पहनकर दुनिया को हिला दिया। उसकी तलवार स्वर्ग को हिला देने वाली प्रमुख शक्तियों के खिलाफ थी। उसका नाम समुद्र भर में फैल गया, पृथ्वी को चौंका दिया। सन ग्लोरी किंगडम। बादल छाए चंद्रमा शहर। आसपास के बादलों के पीछे छुपी हुई हरीभरी चोटियां दिखाई दे रही थीं। घने ऊंचे पेड़ हवा के नीचे झूलते हुए ऊंची ढलानों को ढक रहे थे। इस भोर में पहाड़ी जंगल शांत और शांत प्रतीत हो रहे थे। हालांकि सुदूर और उजाड़ जंगल के भीतर उसी क्षण एक क्रूर और खूनी दृश्य सामने आ रहा था। बढ़िया साटन रेशमी कपड़े पहने एक लड़की को दो हट्टे कट्टे आदमी उसकी पीठ के पीछे हाथ मरोड़कर घुटनों के बल बैठाकर ले जा रहे थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, वह बमुश्किल होश में थी। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल उसके चेहरे से निकल रहे खून से तेजी से भीग रहे थे। चमकीला लाल खून बालों के सिरों से बूंद बूंद करके जमीन पर टपक रहा था और धीरे धीरे धरती में समा रहा था। बुरी तरह कमजोर हो चुकी उस युवा लड़की ने दांत भींचते हुए अपना सिर उठाया जब उसने कदमों की आहट सुनी, जिससे उसका चेहरा खून से लथपथ दिखाई देने लगा। वह एक चेहरा था जो बुरी तरह से विकृत हो गया था। चेहरे का मांस ब्लेड से कटा हुआ था, पूरी तरह से खूनखराबा लग रहा था। देखने में बेहद डरावना दृश्य था। आप कौन हैं? आप मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? युवा लड़की की आवाज बेहद कमजोर थी, क्योंकि उसके गले से बमुश्किल एक फुसफुसाहट निकल रही थी। उसने खून की अत्यधिक हानि से काले होने का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि उसने अपने सामने चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक हल्के धुंधले घूंघट से ढका हुआ था और एक सुंदर महिला का सुडौल शरीर था। घूंघट वाली महिला ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी। बादलों के आसमान का रंग, उसी रंग के लटकन कूल्हे से धीरे धीरे लटक रहे थे। साथ में सुंदर ढंग से झूल रहे थे। महिला के हल्के कदम दौड़ उस महिला के कदम उस युवा लड़की के सामने रुक गए, जिसे जमीन पर घुटनों के बल बैठाया गया था। महिला ने विरूपित युवा लड़की को घूरकर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें दो अर्धचंद्राकार हो गईं और वह मुस्कुराई और कहा, मैं फेंग क्विंगजी, राष्ट्रीय रक्षा हवेली की सबसे बड़ी युवा मिस, दुर्जय जनरल फेंग जियो की बेटी हूँ। फेंग परिवार की युवा मिस, फेंग परिवार की भावी उत्तराधिकारी और साथ ही हेवंस के गौरवान्वित बेटे की मंगेतर, सन ग्लोरी कंट्री की तीसरी ड्यूक। परिचित आवाज और सामने वाली महिला द्वारा कहे गए शब्दों ने युवा लड़की को सदमे में अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। आप वास्तव में कौन हैं? मैं फेंग किंग जी हूँ। मैं असली फेंग किंग जी हूँ। उसके मन में एक विचार आते ही उसका कमजोर शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। गोरी पतली उंगलियां धीरे से खिंच गईं और हल्का घूंघट धीरे धीरे गिर गया। नाजुक विशेषताओं के साथ अद्वितीय सुंदरता का एक चेहरा सामने आया और युवा लड़की की चौड़ी आंखों में प्रतिबिंबित हुआ। जब उसने अपने सामने उस परिचित चेहरे को देखा, तो युवा लड़की अचानक इतनी चौंक गई कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसने जमीन पर चौंकाने वाली और भयानक दिखने वाली लड़की पर नजर डाली, उसका बेदाग सुंदर चेहरा थोड़ा ऊपर उठ गया। उसकी आवाज अंतहीन प्रत्याशा और लगभग अदम्य उत्साह से भरी हुई थी जब उसने कहा, फेंग क्विंगजी, आज से मैं तुम्हारी पहचान, तुम्हारा रुतबा और स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ जो तुम पूरी तरह से अपनाते हो, संभाल लूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है। उसकी आवाज एक पल के लिए रुकी और उसने हल्की सी हंसी उड़ाई। आप जितने बुद्धिमान हैं, आप यह अनुमान क्यों नहीं लगाते कि आपके साथ क्या होगा? अपने सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए अपनी मूल आवाज का उपयोग करते हुए सुनकर फेंग क्विंगजी एक क्षण के लिए ठिठक गई और उन्होंने अचानक अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और कहा, रुओ यूं। आप सुरुओ यूं हैं। सुरुओ यूं एक अनाथ थी जो उसके साथ ही बड़ी हुई थी। वह उसे सड़कों से उठाकर नेशनल डिफेंस मिशन में वापस ले आई थी
और छोटी अनाथ लड़की को अपने साथी के रूप में रखा था। छोटी लड़की एक करीबी दोस्त बन गई थी जिससे वह दुनिया की हर चीज के बारे में बात करने में सक्षम थी। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने अपनी बहन के समान करीब देखा था तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति ने उसे विकृत किया था, जो उसकी पहचान चुराना चाहता था, वह रो यूं निकलेगा। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? धोखा दिए जाने का दर्द उसके दिल में छलनी हो गया। जब उसने सोचा कि कैसे उसका चेहरा विकृत हो गया है, उसकी पहचान कैसे चुरा ली जाएगी और क्या वे सभी किसी के लिए अज्ञात होंगे, उसके दिल के भीतर से एक जलती हुई नफरत फूटने लगी। क्यों? हाँ, निःसंदेह यह उस हर चीज के लिए है जो आपके पास है। एक दादा और पिता जो आपको प्यार करते हैं और बिगाड़ते हैं, स्वर्ग का एक गौरवान्वित पुत्र जो आपको बहुत प्यार करता है और उसकी अर्धचंद्राकार मुस्कुराती आंखें जमीन पर फेंग किंग जी को देख रही है। यह सब जल्द ही मेरा हो जाएगा। दादा और पिता का कृपालु लाड़, बिग ब्रदर मुरोंग का गहरा प्यार और सौम्यता, सब मेरा होगा। वह संतुष्टि की भावना से भरी हुई थी जब उसने जमीन पर विधिवत रूप से पीड़ित और दुखी दिखने वाले फेंग किंगे को देखा। हालांकि वह वहां नहीं रुकी और कहती रही, भविष्य में किसी भी बुरे सपने को रोकने के लिए मुझे तुम्हें यही मार देना चाहिए और तुम्हारे शरीर के सभी निशान पूरी तरह से मिटा देना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सके। लेकिन हा, उसकी हंसी में उस विभत्सता को सुनकर फेंग किंग जी स्पष्ट रूप से हिल गई और राक्षसी हंसी एक बार फिर सुनाई दी। क्या आप जानते हैं कि मैंने उनसे विशेष रूप से केवल आपके विनाशकारी अच्छे रूप को नष्ट करने और आपके शरीर पर बर्फीली सफ़ेद त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों कहा? वह थोड़ा नीचे झुकी और फेंग किंग जी के चेहरे की ओर देखा और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर बेचने जा रही हूं जो सबसे अपमानजनक है, उस प्रकार की जगह जहां पुरुषों को खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि जब आप इतने भयानक रूप से विकृत हो गए हों, तब भी आपकी बर्फीली त्वचा और चिकना मांस उनके बीच काफी लोकप्रिय होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपको मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सुंदर चेहरा पहले ही नष्ट हो चुका है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को बताएं कि आप राष्ट्रीय रक्षा हवेली की सबसे बड़ी मिस है, तो कोई भी इसके एक शब्द पर विश्वास नहीं करेगा और केवल आपको एक पागल कहेगा। पलायन। मात्र दूसरे दर्जे के योद्धा के रूप में आपकी शक्ति वहां किसी भी चीज के बराबर नहीं होगी। जैसे ही उसने बात की, उसने फेंग किंगे के मुंह में एक गोली ठूंस दी और हंसते हुए वापस खड़ी हो गई। 7 दिन। यदि आप अपनी पूरी परीक्षा के दौरान 7 दिनों तक जीवित रहने में सफल हो जाते हैं, तो मैंने जो जहर आपको दिया है, वह आपको मार डालेगा। फेंग क्विंग जी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और चिल्लाई, सुरुओ यूं, एक भूत के रूप में भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम अब मेरे साथ एक इंसान के रूप में भी व्यवहार नहीं कर सकते, तुम एक भूत के रूप में और भी अधिक असहाय हो जाओगे। वह ठिठुरते हुए हंसी और पुरुषों को आदेश दिया, उसे दूर ले आओ, सुनिश्चित करो कि वह कई बार बेची गई हो और कोई निशान न छोड़ो। सबसे अच्छा होगा कि आप प्राप्तकर्ता को चुप करा दे। हाँ। 2 हट्टे-कट्टे लोगों ने आदरपूर्वक स्वीकार किया और तुरंत फेंग किंगे की पीठ पर एक चौप मारा। उन्होंने फेंग किंग जी को अपने कंधों पर उठा लिया और कुछ छलांग के साथ वे तेजी से पेड़ों में गायब हो गए। इस दौरान सुरुओ यूं के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और अब एक कदम आगे बढ़ाया। यंग मिस, देर हो रही है। क्या आप अब हवेली लौटेंगी? एक तेज सुगंध का पता चलने पर बेहोश फेंग क्विंग जी ने अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी बेहद उदास थी जब उसने किसी की जीभ चटकाने की अजीब आवाज सुनी और महसूस किया कि उसकी बाहों को दूसरे हाथों से सहलाया जा रहा है। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह बिस्तर से लुढ़क गई। हे, पहले से ही जाग गए। यह बहुत अच्छा है। जब मैं अपना व्यवसाय चलाता हूं तो आपके स्वामी को मरी हुई मछलियां पसंद नहीं आती। यहाँ आपके मालिक को जीवंत और मसालेदार चीजें पसंद है, जिनका स्वाद बेहतर होता है। 30 के आसपास का दिखने वाला एक अशिष्ट दिखने वाला आदमी अपनी मनमोहक आंखों से उसे वासना से देख रहा था, जब फेंग किंगे जमीन पर लुढ़क गया और एक कोने में वापस सिकुड़ गया। आदमी की आंखें उत्साह से भर गईं क्योंकि उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आज रात मुझे इतना अच्छा कुछ देंगे। हालांकि उसका चेहरा खराब हो गया है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से चिकना मांस और गोरी त्वचा, हे, यह प्रतिष्ठित परिवारों की उन यंग मिस के बराबर है। फेंग किंग जी और पीछे सिकुड़ गई,
उसकी आंखों में एक अटल घबराहट भरी हुई थी। तुम मुझसे दूर हो जाओ, चले जाओ। वह अचानक उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बमुश्किल 2 कदम चलने के बाद उस आदमी ने उसे गले लगा लिया। भागने की कोशिश कर रही है। हे, एक बार जब आप इस कमरे में प्रवेश कर गए, तो क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? आना, अपने मालिक को अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा को अच्छी तरह से देखने दो, उस आदमी ने उत्साह में खुशी से कहा। उसका हाथ उठा, उसके कपड़ों से पतली और हल्के कपड़े की आस्तीन को फाड़ दिया और पूरी तरह से निर्दोष त्वचा की पूरी बाह की लंबाई उस आदमी की आंखों में प्रतिबिंबित हुई और उसकी आंखें उत्तेजना से चमकने लगीं। आह! फेंग क्विंग जी चिल्लाई, जब उसने महसूस किया कि घृणित आदमी द्वारा गले लगाए जाने से उसे जो घृणा महसूस हुई, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी को दूर धकेलने की जद्दोजहद में उसके हाथ उसके कूल्हे पर लगे खंजर से टकरा गए और बिना सोचे समझे उसने तुरंत उसे बाहर खींच लिया और सीधे उस आदमी के दिल पर वार कर दिया। अरे! फूहड़! उस आदमी की वासना उसके सिर पर चढ़ गई थी और एक पल के लिए वह चकमा देने में धीमा था और उसकी छाती पर चाकू लग गया। दर्द के कारण उसे बाहर धकेलना पड़ा और उसने फेंग किंग जी को अपने से दूर फेंक दिया। आह! बम! उसका सिर बिस्तर के कोने से टकराया और चमकदार लाल खून झरने की तरह बह निकला। उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर जोर से हिल गया और वह बेहोश होकर वापस जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 3। मैं फेंग जियू हूँ, स्वर को धिक्कार है। आदमी ने अपनी छाती से बहते खून को देखा और उसके मन में क्रोध भर गया और उसने जमीन पर पड़े निश्चल ढेर के पेट पर जोरदार लात मारी और वह दहाड़ उठा। उठो! मेरे साथ मत खेलो! जैसे ही वह चिल्लाया, उसने उसके कपड़े पकड़ लिए और उसके ढीले शरीर को उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। उसके सिर और पेट में असहनीय दर्द के कारण शुरू में बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। उसके मन में एक आवाज़ जोर-जोर से रो रही थी, जो उसके पहले से ही धड़कते सिर के कारण उसे और अधिक निराश कर रही थी। चुप रहो! वह जोर से चिल्लाई और उसी क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सचमुच उसके मन में अभी भी सिसकती हुई एक आवाज़ थी और उसकी आंखों के सामने एक अभद्र दिखने वाला आदमी था जिसने अपना पूरा अंडरवियर उतार लिया था और इस समय उसे वासना से देख रहा था। उसकी नज़र उस अभद्र दिखने वाले आदमी और उसके समान रूप से घृणित शरीर पर गई और उसने देखा कि वह पुराने चीनी विंटेज सजावट से भरे कमरे में थी और उसका मुंह एक सख्त सीधी रेखा में बदल गया था। उसके दिमाग में उसके चिल्लाने के बाद रोने की आवाज़ धीरे-धीरे कम होती दिख रही थी और आखिरकार रुक गई। तो आखिरकार आपको एहसास हुआ कि मृत का किरदार निभाने से काम नहीं चलता। बस अच्छे बनो और यहीं अपने स्वामी के साथ खेलो वरना। मैं यह सुनिश्चित करने के कई तरीकों के बारे में जानता हूं कि आप उनका अनुपालन करें। एक बार जब उसने उन शब्दों को कहना समाप्त कर लिया, तो वह एक भूखे भेड़िए की तरह अपने शिकार पर झपटा और बिस्तर पर फेंग किंग जी की ओर लपका। आप मौत की तलाश में हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से अवमानना से भर गया। वह चिल्लाई और अपने मुड़े हुए घुटने को उठाया और एक तेज लात से अपने पैर को मारकर उस अभद्र दिखने वाले आदमी को उड़ा दिया। दुर्घटना! उफ! उस अभद्र व्यक्ति को उस लात से सीधा प्रहार हुआ था और वह दर्द से कराहते हुए एक मेंढक की तरह चारों खाने चित होकर फर्श पर गिर गया था। उसने संभलने के लिए संघर्ष किया और तेजी से उठ खड़ा हुआ और बिस्तर के किनारे बैठी लड़की को गुस्से से घूरने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और एक जोरदार मुक्का मारा। तुम गंदी फूहड़! तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हवा में हड्डियों के टूटने की आवाज़ और असहनीय दर्द के कारण वह लगभग सुध-बुध खोकर चिल्लाने लगा। ठंडे हाथों की एक जोड़ी अचानक उसकी गर्दन के चारों ओर बंद हो गई और एक और तेज आवाज़ सुनाई दी। उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह एक लंगड़ी गुड़िया की तरह गिर पड़ा। मरते मरते उसके मुंह से फिर आवाज़ न निकली। कमरे में सन्नाटा छा जाने से समय मानो थम सा गया। यह इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज़ भी सुन सकेंगे। उसी समय बिस्तर पर बैठी लड़की ने अपनी गोरी पतली उंगलियां फैलाईं और वह उन्हें देखती रह गई। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए उसके होठों पर हल्की सी विकृत झलक वाली एक फीकी मुस्कान तैर गई। लेकिन वह भयावह मुस्कान जब उसके विकृत चेहरे के साथ जोड़ी गई तो देखने में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, जो आदमी अभी मरा है, उसने यह निर्देश छोड़ दिया होगा कि कमरे में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए
कमरे के बाहर खड़े 2 गार्डों ने जब पहले जोरदार आवाजें सुनी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ वह आदमी था जो लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। बिस्तर पर मौजूद युवा लड़की कांस्य दर्पण के पास चली गई और बैठ गई। उसने दर्पण में प्रतिबिंबित घृणित चेहरे को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अपनी उंगली को हल्के से थपथपाया जिससे हल्की खटखट की आवाज आई। बोलो, तुम कौन हो? उसने आईने में देखते हुए पूछा, जैसे खुद से बात कर रही हो। और जैसे ही उसने अपना प्रश्न समाप्त किया, उसके मन के पीछे एक सिसकती आवाज बोली, मैं फेंग क्विंगजी हूँ। और तुम कौन हो? फेंग ज्यू, उसने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। तुमने अपनी चेतना का एक टुकड़ा मेरे मन में क्यों छोड़ दिया है? मैं अपने भाग्य से इस्तीफा देने से इनकार करता हूँ। सु रुओ युन के प्रति मेरी नफरत लगातार जलती रहती है। सु रुओ युन ने मुझे इस दयनीय स्थिति में डाल दिया। सिसकती हुई आवाज अचानक नफरत से भर गई और उसके दिमाग में गूंजने लगी। फेंग ज्यू चुप रहा और काफी देर तक एक भी शब्द नहीं बोला, केवल रोने की आवाज सुनता रहा। सिसकियां आक्रोश और घृणा से भरी हुई थी और कच्ची भावनाएं उसके दिमाग से निकलकर उसके दिल में घर कर गईं, जिससे उसे दृढ़ता से क्रोध का एहसास हुआ जो उससे संबंधित नहीं था। अध्याय 4 याददाश्त। एक पल के लिए रोना बंद करो और मुझे इसके बारे में सब बताओ, उसने भौहें चढ़ाते हुए चुपचाप मन ही मन सोचते हुए कहा। यदि यह तथ्य उसके लिए नहीं होता कि वह अपने मन में इस वर्णक्रमीय उपस्थिति और उसके सामने की स्थिति के बारे में अपने संदेह को दूर करना चाहती थी, तो वह आवाज के लगातार रोने को सुनने के लिए यहाँ बैठने के बजाय बहुत पहले ही बाहर चली गई होती। उसके सिर में आवाज एक पल के लिए बंद हो गई और रोना स्पस्मोडिक सिसकियों और सूंघने में बदल गया। आवाज ने अपनी कहानी बहुत विस्तार से साझा नहीं की क्योंकि वह कम से कम इतनी समझदार थी कि उस पल में उसके सर्वोत्तम हित के लिए क्या काम करेगा। इसलिए उसने कहा, मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर अब तुम्हारा हो गया है। फेंग ज्यू, मैं केवल 2 चीजों की भीख मांगूंगा। सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि सु रुओ युन को मौत से भी बदतर जीवित भाग्य भुगतना पड़े। तलवार के जोर से उसे तुरंत मार डालने से हृदय की घृणा शांत नहीं होगी, और केवल जब वह जीवित रहेगी, अंतहीन पीड़ा सहते हुए, तब नफरत शांत होगी और मेरे दिल को शांति मिलेगी। फेंग ज्यू की भौहें उठीं लेकिन वह कुछ नहीं बोली। केवल उसके मुंह का सिरा थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि वह मुस्कान थी या नहीं। और उस पल में, मानो यह जानते हुए कि फेंग ज्यू अपने मन में क्या सोच रही थी, फेंग किंगे ने कहना जारी रखा, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, और मुझे नहीं पता कि आप पहले किस तरह की स्थिति रखते थे, लेकिन जिस शांतचित्त तरीके से आपने स्थिति को संभाला और जिस शांति से आपसे महसूस कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप असाधारण व्यक्ति थे, या कम से कम आप मेरे जैसे मूर्ख नहीं होंगे कि किसी ने आपकी पहचान चुरा ली और इस तरह एक गंदी जगह पर मार डाला। फेंग ज्यू की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह का सिरा थोड़ा ऊपर उठ गया और उसने कहा, आगे बढ़ो। दूसरा क्या है? उन शब्दों को सुनकर फेंग क्विंगजी को पता चल गया कि इसका मतलब है कि फेंग ज्यू सहमत हो गई है, और उसने राहत की मौन सांस ली। लेकिन साथ ही उसकी आवाज उदास और उदास हो गई। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत दयालु लोग हैं। वे मुझे बहुत महत्व देते थे और मुझ पर स्नेह करते थे। मुझे आशा है कि आप मेरी ओर से उनकी देखभाल कर सकते हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं देंगे। मुझे पता है कि मैं अब आसपास नहीं हूँ। गोरी और बर्फीली पतली उंगलियां मेज पर धीरे से थपथपाईं। हल्के हल्के थपथपाने से फेंग क्विंगजी घबरा गई। उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि फेंग ज्यू क्या सोच रही थी और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे फेंग ज्यू के मुंह से अस्वीकृति सुनने का डर था, इसलिए वह चली गई आगे कहने के लिए, अपनी सारी यादें तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा ताकि तुम्हें वह सब कुछ पता चल सके जो घटित हुआ है। फेंग ज्यू, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। उसके सिर में आवाज कम होने के बाद फेंग ज्यू को अचानक अपने सिर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर में जबरन कुछ भर रहा हो। उसकी भौहें एक दूसरे के करीब आ गईं क्योंकि उसने तेज दर्द को सहने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और उसके दिमाग में उसे अचानक कई यादें मिली जो मूल रूप से उसकी नहीं थीं। यह फेंग क्विंगजी की यादों के साथ घुलने मिलने के कारण हो सकता है, लेकिन जब उसके मन में विकृत होने की याद उभरी, तो उसने वही भावनाएं महसूस की जो फेंग क्विंगजी ने तब महसूस की थीं,
लगभग उसी तरह जैसे वह वही थी जो वास्तव में उस चाकू के नीचे पीड़ित हुई थी। सू रुओ यून। हाँ हाँ, दिलचस्प। उसके दिमाग में यादों के मेल ने उसे अपनी वर्तमान स्थिति और उसके आसपास क्या चल रहा था यह समझने की भी अनुमति दी थी। इसलिए वह खड़ी हुई और मृत व्यक्ति के पास चली गई और उस आदमी के उतारे हुए कपड़ों से जो भी मूल्यवान था उसे खाली कर दिया। उसने देखा कि उसकी पोशाक की एक आस्तीन फटी हुई थी और सामने का आंचल फट गया था। उसने तुरंत निर्णय लिया और अपना चेहरा छुपाने के लिए उसने अपनी स्कर्ट की भीतरी परत से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया। उसका क्षतविक्षत चेहरा बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ जाता था और अगर वह इस जगह को छोड़ना चाहती थी तो उसे यह काम चुपचाप करना पड़ता था, किसी की नज़र में आए बिना। अफसोस की बात है कि कमरे की गहन तलाशी में उसे कोई भी कपड़ा नहीं मिला जिसे वह पहन सके। जहाँ तक उस आदमी के कपड़ों की बात है, उसने देखा कि वे वास्तव में बहुत गंदे थे और वह उन्हें पहनना नहीं चाहती थी। उसे अचानक याद आया कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पुरुष शरीर का सुख चाहते हैं। इसलिए उसने बस दूसरी आस्तीन को फाड़ दिया और अपने गोरे और चिकने कंधों को प्रकट कर दिया। उसने पोशाक को और समायोजित किया और ठीक किया, जल्दी से इसे एक ट्यूब ड्रेस में बदल दिया क्योंकि उसकी नज़र बिस्तर के फ्रेम पर लिपटी हल्की धुंध पर पड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे की खिड़की से बाहर छलांग लगाने से पहले अपने कंधों पर जाली खींच ली। वह मजबूती से उतरी और उसकी आंखों ने तेजी से आसपास का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसके ठीक सामने बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। वह सामने आंगन में घुस गई और वहां चिढ़ाती और हंसती हुई लड़कियों के बीच घुल मिल गई। जैसे ही वह वहां से निकलने के लिए कदम उठाने ही वाली थी कि एक तीखी चीख निकली, आह! किसी की हत्या कर दी गई है। अध्याय 5। गले पर चाकू से वार किया गया, यह उजागर हो गया है। भागो! वह उसकी पहली प्रवृत्ति थी और तुरंत बाहर की ओर भागी। हालांकि उसकी आंखों के सामने एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने एक भयानक और खून की प्यासी ठंड को तेजी से अपनी ओर आते हुए महसूस किया। ठंडी चमक को तेजी से अंदर आते देख वह बिना सोचे समझे उससे बचने के लिए नीचे झुक गई। झकझोर! अर्घ! तेज रफ्तार ब्लेड से ठंडी तेज हवा उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरी। उसके कानों में झटके की कई सांसें और चीखें सुनाई दीं। हर कोई भयभीत उन्माद में धक्का मुक्की कर रहा था और फेंग ज्यू ने पाया कि उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में जगह खाली हो गई थी। उसने अपना सिर उठाया। इन सब के बीच में उसके साथ उसके आसपास लोगों की एक लहर थी जो सभी ब्लेड के घाव से मर चुके थे, जिससे उनका गला कट गया था। भाग्यशाली थी कि मैं उससे बच गई। उसने इस पर भगवान को धन्यवाद दिया और वह वहां से हटना ही चाहती थी कि तभी काले जूतों की एक जोड़ी उसके ठीक सामने आकर रुकी। कुछ देर के लिए उसकी ओर घूरती हुई दो आंखें चमक उठीं और उसने सावधानी से अपना सिर उठाया। उसका शरीर काँप रहा था। वो उसके सामने काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। उनका चेहरा काले दुपट्टे के पीछे छिपा हुआ था, जिससे उनकी शक्ल छुपी हुई थी। लेकिन वह जोड़ी आंखें एक क्रूर और वीभत्स चमक से भरी हुई थीं, जिसने लोगों के दिलों में डर और आतंक पैदा कर दिया। उसने अपने हाथ में जो तलवार पकड़ रखी थी, वह जमीन की ओर इशारा कर रही थी और उसकी नोक से ताजा लाल खून अभी भी टपक रहा था, बूंद बूंद करके, जब तक ऐसा नहीं लग रहा था कि जमीन लाल बेरों से खिल गई है। न जाने क्या यह जानबूझकर किया गया था। उसके कांपते शरीर के कारण उसके कंधों पर लिपटी हल्की धुंध जमीन पर गिर गई, जिससे उसके बर्फ के सफ़ेद कंधे और निर्दोष चिकनी त्वचा उजागर हो गई। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी मनमोहक आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उस थोड़े कांपते दुबले पतले रूप से मेल खाते हुए वह बहुत असहाय और दयनीय लग रही थी। जाहिर तौर पर काले कपड़े वाला वह व्यक्ति आसानी से वासना के आगे झुकने वाला नहीं था। उस बर्फीली चिकनी त्वचा को देखकर उन क्रूर और दुष्ट आंखों की आंखें थोड़ी सी भी हिल गईं और वे तेजी से उन लोगों की भीड़ को घूरने लगीं जो दीवार के सामने पीछे की ओर पीछे हट गए थे, कुछ ढूंढ रहे थे, और तलवार थामे हुए हाथ अचानक उस पल में थोड़ा सा हिल गए, जो उनके रास्ते में आने वाले सामने वाले व्यक्ति से छुटकारा पाने की तैयारी कर रहे थे। हत्यारे का इरादा मजबूत हो गया, हवा भर गई और फेंग ज्यू अचानक उन्मत्त होकर चिल्लाया, वो मुझे मत मारो। लेकिन उसी क्षण वह खड़ी हो रही थी। उसका हाथ उसकी जांघ पर लहरा रहा था और ठंडी चमक के साथ एक खंजर अचानक उस आदमी की बाह की ओर ध्वनि से भी तेज गति से बढ़ रहा था जिसने तलवार पकड़ रखी थी। तजाक! क्लैंग! चूंकि उसे अपने सामने वाली लड़की की ओर से किसी भी जानलेवा इरादे का एहसास नहीं हुआ था, वह लापरवाह हो गया था और उसने उसके प्रति अपनी सतर्कता ढीली कर दी थी।
उस समय वे बहुत करीब थे। उसकी लापरवाही से फिसलने के कारण उसका हाथ कट गया था और बड़ी मात्रा में खून बह गया था। उसका हाथ काँप गया और उस हाथ में पकड़ी हुई तलवार भरभरा कर फर्श पर गिर पड़ी। जैसे कि प्रतिक्रिया स्वरूप उसने तुरंत एक तेज किक मारी। वह किक हवा की धारा से भरी हुई थी और उसकी आंतरिक शक्ति से मारी गई थी। यहाँ तक कि खेती करने वाले लोगों को भी उसकी लात से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उनकी सभी उम्मीदों के विपरीत उसने लड़की की छाती पर जो लात मारी थी, वह लड़की ने अपने शरीर के साथ कुछ अजीब हरकतों के माध्यम से चकमा दे दी थी। उस संक्षिप्त क्षणिक व्याकुलता के साथ उसने अगली बार लड़की को सीधे उसकी ओर छलांग लगाते हुए देखा। खंजर का निशाना ठीक उसकी छाती पर था। उसने हमले को बेअसर करने के लिए सहजता से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पता चला कि उसका आरोप वास्तव में दिखावा था। जब उस खंजर को बाहर निकाला गया तो उसके पैर पर तेजी से हमला हुआ और सीधे उस आदमी के पैरों के बीच चला गया। उन्नग जब वह पीड़ा से कराहने लगा तो उसे एक कठोर टीन देने वाला दर्द हो गया। उसके पैर अनजाने में एक साथ बंद हो गए, जिससे वह आधा बैठ गया। इससे उसे सबसे बड़ा अवसर मिला और उसने अपने हाथ में लिए खंजर को उल्टी पकड़ में घुमाया और उसके गले पर वार कर दिया। गले पर चाकू। एक ही चाल में हत्या। अपनी मृत्यु तक काले नकाबपोश आदमी की आंखें खुली रहीं, आक्रोश और क्रोध से भरी हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो कि वह एक लड़की के हाथों मर जाएगा। जो लोग बहुत पीछे चले गए थे, वे सदमे में अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देख रहे थे, पूरी तरह से अविश्वास में डूबे हुए थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कमजोर और सौम्य दिखने वाली लड़की, जो कुछ ही क्षण पहले दयनीय रूप से विलाप कर रही थी, अचानक मृत्यु के ऐसे घातक देवता में बदल जाएगी, जिसने काले कपड़े पहने आदमी पर निर्दोष और निर्दयी गंभीर प्रहार किए और एक त्वरित चाल से उसे तुरंत मार डाला। इससे पहले कि उनमें से कोई संभल पाता, उन्होंने देखा कि लड़की एक बार पीछे मुड़कर देखने के बाद पहले ही भाग चुकी थी और रात में गायब हो गई थी। अध्याय 6। वह आदमी जिससे वह पहली बार मिली थी, एक छोटा सा दुबलापतला आदमी सड़क के एक अगोचर कोने पर अपना सिर झुकाए बैठा हुआ जम्हाई ले रहा था। उसकी आधी बंद आंखें भीड़-भाड़ वाली सड़क पर घूम रहे गश्ती दल को देख रही थीं। जब उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक सेब निकाला और पूरी तरह से बोरियत दिखाते हुए उसमें से काटने लगा। भिखारियों के कपड़े पहने हुए, बूढ़ा, फटा हुआ और गंदा, उसका गंदा चेहरा कीचड़ और गंदगी से भी सना हुआ था। उसके बाल टूटे हुए कपड़े में लिपटे हुए थे। हर इंच एक कुपोषित पतला छोटा भिखारी लग रहा था। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस व्यक्ति ने शहर के मेयर को इतना क्रोधित किया था कि उन्हें वेश्यालय से उस महिला की पूरी तलाश करने का आदेश देना पड़ा, वह सड़क के किनारे खड़ा यह छोटा भिखारी होगा। सेब से टुकड़े निकालते हुए फेंग ज्यू ने धीरे से आह भरी। अगर उसे पता होता कि जिस अभद्र और घृणित आदमी को उसने कल रात मार डाला, वह शहर के मेयर का इकलौता बेटा था, तो उसने कम से कम उसे जीवित छोड़ दिया होता और मेयर ने उसे खोजने के लिए पूरे शहर में सभी गार्डों को तैनात नहीं किया होता। लेकिन फिर वह काले कपड़े वाला आदमी कौन था? हत्यारा। उस ऊर्जा को याद करके जो उस आदमी के शरीर को घेर लेती थी जब वह अपनी हरकतें करता था, उसे थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। उसने सोचा था कि पुनर्जन्म लेने के बाद उसे अधिक से अधिक किसी प्राचीन राजवंश के शासन के अधीन रहना ही पड़ेगा। किसने सोचा होगा कि यहाँ के लोग अमरता की खेती करते हैं? अमर खेती, वह कुछ ऐसा था जो कल्पना के दायरे में प्रवेश कर गया। लेकिन इस तथ्य पर विचार करने पर कि वह 21वीं सदी की एक व्यक्ति इस तरह एक ईश्वर शापित जगह में पुनर्जन्म भी ले चुकी थी, बाकी सब कुछ अब उतना अजीब नहीं लगता। अमर खेती। तब उसके शरीर में मौजूद कौशल का पूरा शस्त्रागार अमरत्व के इन कृषकों के सामने शून्य हो जाएगा। उसने आधा खाया हुआ सेब दूर फेंक दिया और निराश होकर अपने आप में आह भरती हुई बैठ गई, जब तक उसके ठीक सामने एक कुरकुरा और स्पष्ट ध्वनि न गूंजे। झंकार, झंकार, क्लिंक। उसके सामने टूटा हुआ कटोरा अचानक बीच में स्थिर होने से पहले उसके भीतर एक चक्र में घूमती हुई चांदी की एक छोटी सी डली दिखाई दी। फेंग ज्यू ने टूटे हुए कटोरे के भीतर चांदी को एकटक देखा और उसका निरीक्षण करने के लिए उसे उठाया। यह किसी आम चट्टान से अलग नहीं लगा, सिवाय इसके कि यह बाहर से चांदी जैसा था। उसने ऊपर देखा और उस व्यक्ति की ओर अपना सिर घुमाया जिसने चांदी की डली उसके कटोरे में फेंकी थी, और उसे काले कपड़े पहने एक व्यक्ति की चौड़ी पीठ दिखाई दी। वह धीरे धीरे चल रहा था, उसके कदम हल्के लेकिन दृढ़ थे, और उसके पूरे अस्तित्व से एक ठंडी आभा निकल रही थी जिसने लोगों को उससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
उसके सिर के उस मोड़ के साथ, इसके बारे में भी सोचे बिना, उसने उस आदमी के पैर को पकड़ने के लिए छलांग लगाई और ऊंचे स्वर में दयनीय रूप से विलाप करते हुए कहा, वो हूँ। जीजा जी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हे मेरे जीजा जी। वह आदमी अचानक चकमा खा गया और वह हवा में फंस गई और वह आगे की गति से गिर गई, अपने दोनों हाथों को खरोंचते हुए और दर्द से कराहती हुई। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी तेज और मर्मज्ञ निगाहें जमीन पर पड़े छोटे भिखारी पर कुछ देर के लिए पड़ी, इससे पहले कि वह आगे बढ़ने के लिए अपने कदम फिर से शुरू करता। एक ही नज़र में, और वह यह निर्धारित करने में सक्षम हो गया कि जमीन पर पड़ा भिखारी सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था जो साधना नहीं करता था। निस्संदेह, उस समय फेंग जिऊ एक सामान्य और साधारण व्यक्ति था। उसके शरीर के पिछले मालिक ने जो थोड़ी सी साधना हासिल की थी, वह झर के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जिसे सुरुओ युन ने उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया था, और वह अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी, जिसके पास कोई साधना शक्ति नहीं थी। और यह ठीक उसी कारण से था कि जब अमरता के उन साधकों ने उसे देखा, तो एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई साधना नहीं थी, उसने उसके जैसे व्यक्ति के प्रति अपनी सतर्कता ढीली कर दी। जीजाजी, मुझे मत छोड़ो। वाह! जीजाजी को ढूंढने से पहले मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। जीजाजी। वह उठी और एक बार फिर झपटी, कुछ बार और गिरी, जब तक कि सामने वाला काला लिबास वाला आदमी आखिरकार अपनी जगह पर नहीं रुक गया। जीजाजी, मौका चूकना नहीं चाहिए था। फेंग जिऊ ने अपने दोनों हाथों और पैरों को कसकर उस आदमी के पैर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस आदमी को देखने के लिए अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाईं, थोड़ी शर्म महसूस की, और जब उसने आदमी के चेहरे को देखा, तो उसके मुंह में अचानक एक अनैच्छिक चिकोटी पैदा हो गई। जिस पैर को वह कोआला की तरह पकड़े हुए थी, क्या वह गलती हो सकती है? अध्याय 7 उससे चिपककर चौड़ी पीठ से देखने पर, वह आदमी उसकी आंखों के सामने एक महान उदाहरण के रूप में खड़ा था जो एक आदमी को बनाता है। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने माथे पर थप्पड़ मारकर लंबी सांस लेकर कहे, चलो। यह स्पष्ट रूप से एक वृद्ध चाचा का चेहरा है, जो पहले से ही अपने 30वें दशक में है। तेज विशेषताओं वाला, दृढ़ और कठोर चेहरा उनकी दाढ़ी में आधा ढका हुआ था, और उनके चेहरे का आकार उनके चेहरे से मुश्किल से ही पता चल रहा था। हालांकि आंखों की जोड़ी बेहद गहरी और रहस्यमयी थी, लेकिन आप इसे जिस भी तरीके से देखें, वह 30 के दशक का एक चाचा था, और वह उसके युवा दाम्पत्य शरीर के जीजा की तरह किसी भी छवि में फिट नहीं बैठ सकता था। लेकिन उसके सामने इस मामले में कोई अन्य विकल्प नहीं था, और वह उस पैर को नहीं छोड़ना चाहती थी जिस पर उसने पकड़ी थी, इसलिए उसने चिल्लाना जारी रखा, जीजा जी, बू हूँ। मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। ओह जीजा जी। लिंग मोहान की ऊपर की ओर झुकी हुई भौहें एक साथ सिकुड़ गईं क्योंकि वह कोआला को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई छोटा भिखारी उसके पैर में फंस गया हो। चूंकि उसे छूने की आदत नहीं थी, इसलिए उसका पूरा शरीर फिलहाल पूरी तरह से जम गया था। उसने भिखारी को अपने पैर से हटाने की कोशिश की और उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। जाने दो। हालांकि छोटा भिखारी बहुत कसकर चिपक गया था और वह उसे हटा नहीं सका। वो हूँ। जीजाजी, मैं गलत नहीं हूँ। मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। मैंने तुम्हें तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था, और मैं तुम्हें कोई और समझने की गलती नहीं करूँगा। बू हूँ। जीजाजी, मुझे मत भगाओ, अब घर पर कोई नहीं है, और मेरी सौतेली माँ मुझे बेचना चाहती है। बू हूँ। जीजाजी, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। तुम्हें सचमुच गलत व्यक्ति मिल गया है। लिंग मोहान की अभिव्यक्ति ठंडी होती जा रही थी, और उसके अस्तित्व से निकलने वाली ठंडी आभा भयावह रूप से तीव्र होती जा रही थी। लेकिन उसके पैर से चिपका हुआ छोटा भिखारी अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं कर रहा था। उसने कुछ और बार अपना पैर हिलाया, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति को हटाने में असफल रहा। जब उसने छोटे भिखारी को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो वह अचानक चिल्लाया और उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसका सिर उसके पैरों के बीच एक संवेदनशील क्षेत्र पर भी जोर दे रहा था, और उसका शरीर अचानक अकड़ गया, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जाने दो। बिल्कुल नहीं। जब तक आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं होते। वह बेधड़क उस आदमी के पैर से चिपकी हुई थी और इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसका सिर उस व्यक्ति के संवेदनशील हिस्से पर जोर दे रहा था। चुपचाप जश्न मना रही थी कि हालांकि वृद्ध चाचा अपने आचरण में थोड़े ठंडे थे,
लेकिन सौभाग्य से वह केवल अपने मुंह से कठोर थे, अपने कार्यों में नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति पर नहीं करेंगे जो साधना नहीं करता है। मारने की इच्छा को बहादुरी से दबाते हुए लिंग मोहान ने गहरी सांस ली और कहा, जाने दो, मैं तुम्हें अपने साथ आने दूंगा। उसने अपनी सूखी आंखों को पोंछा जो कि जरा भी गीली नहीं थी, और वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह देखकर कि वह आदमी पहले ही मुड़ चुका था और चला गया था, वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। उन दोनों के बीच की दूरी को दूर होते देख फेंग ज्यू की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से उसके पीछे चलने के लिए सहमत हो गया था। तो उसने यही करने की योजना बनाई थी, उसे इस तरह पीछे छोड़ने के लिए। दुर्भाग्य से उसके लिए, उसने गंभीर रूप से गलत अनुमान लगाया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। कम से कम इससे पहले कि वह इस दालैंग शहर के बाहर कदम रखे, उसे उससे चिपकना जरूरी था। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि से नहीं था, और उसके साथ रहने से यह सुनिश्चित हो गया कि गार्ड उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। जी जाजी, रुको, मैं नहीं रह सकता। जी जाजी। वह धीरे से उसके पीछे भागी, और जब उसने देखा कि वह शहर के फाटकों की ओर जा रहा है, तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने लिंग मोहान को पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी, क्योंकि लिंग मोहान के कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा इधर-उधर घुमाया। उसने देखा कि छोटे भिखारी का गंदा छोटा हाथ उसके लबादे के एक कोने को खींच रहा था। उसने छोटे भिखारी को हटाने के लिए अपना हाथ नीचे झटका दिया, और वह अपने चौड़े कदम आगे बढ़ाता रहा। जी जाजी, जी जाजी, मुझ पर गुस्सा मत होइए, ज्यादा से ज्यादा मैं अब आपके कपड़े नहीं खींचूंगी। जी जाजी, वह दयनीय रूप से चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि शहर के फाटकों पर गार्ड अचानक सख्त हो गए जब उन्होंने चाचा को अपने सामने देखा, और अधीनता में झुकने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जो गार्ड सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे, वे अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो गए जब उन्होंने उस व्यक्ति को जीजा के रूप में संबोधित करते हुए सुना। उनके चेहरे पर चमक आ गई। जब उन्होंने दो लोगों का विवेकपूर्वक मूल्यांकन किया, तो वे बहुत हैरान हो गए। अध्याय 8। इसे अंकल कहते हैं। जीजाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? शहर के द्वार से बाहर आने के बाद उसने आसपास के लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया। उस पल में लिंग मोहान ने अपने कदम रोक दिए और छोटे भिखारी की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, आप पहले से ही यहाँ से बाहर है, अब मेरा पीछा न करे। फेंग ज्यू एक पल के लिए चौंका और वह जल्दी से एक मीठी मुस्कान के साथ कहने लगी, ओह जीजाजी, आप क्या कह रहे हैं? चाचा को वास्तव में पता चल गया था कि वह शहर के फाटकों से बाहर आना चाहती थी। अब यह अपेक्षित था कि उसने इसके बारे में सोचा, क्योंकि वह आदमी सामान्य स्टॉक से नहीं लग रहा था और उसकी क्षुद्र चालें उसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए थीं। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी चालाकी के प्रति बुद्धिमान होने के बाद भी उसने उसकी मदद की। उसे तेजी से चौड़े कदमों से दूर जाते हुए देखकर फेंग ज्यू ने उसे पकड़ने के लिए जल्दबाजी की। जीजा जी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे टोक दिया गया। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, मुझे इस तरह संबोधित करना बंद करो। गहरी आवाज एक गहरी मध्यम आवाज थी, ठंडी और कठोर, मर्दांगी का प्रतीक। क्या मैंने सचमुच तुम्हें कोई और समझ लिया है? मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरे जीजाजी की घनीदारी है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। वह उनके साथ साथ दौड़ी और सिर से पांव तक उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने लगीं। अचानक वह व्यापक रूप से मुस्कुराई और बोलीं, हे, हो सकता है, बस हो सकता है, मुझे वास्तव में गलत आदमी मिल गया हो। आप देखिए, मेरा जीजा आपसे थोड़ा छोटा होना चाहिए। लिंग मोहान अपने रास्ते पर चलता रहा, अपने बगल में खड़े छोटे भिखारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जिस तरह से उसने देखा, एक छोटा भिखारी, जो कुछ होशियार था लेकिन थोड़ा सा भी साधना नहीं करता था, वह उसके ध्यान के लायक नहीं था, और इसलिए उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए, जो कि शहर की तुलना में कुछ गुना तेज था। उसकी अचानक बढ़ी हुई गति के संबंध में फेंग ज्यू अचानक चिंतित हो गई और उसने मन ही मन सोचा। उसके कदमों को देखकर वे जमीन पर हल्के से चल रहे थे, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था कि वे बिना छुए ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह उसके अपने ट्रेसलेस ऑन स्नो क्लाउड ट्रेडिंग स्टेप से काफी अलग था। चाचा, मेरे लिए रुको,
ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में उससे चिपकना चाहती थी, लेकिन शहर के फाटकों से बाहर आने के बाद केवल एक ही रास्ता था। इसके अलावा वह वास्तव में उस आदमी के पीछे जाने में जल्दबाजी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने शरीर के भीतर जहर का मुकाबला करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों की तलाश करनी थी। उस तथ्य को याद करने से उसे केवल यह तथ्य याद आया कि सुरुओ यूं सिर्फ दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। उसके शरीर के मूल मालिक ने सुरुओ यूं के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया था। इसके बावजूद सुरुओ यूं ने केवल उसे लूट लिया था। उसकी पहचान के अनुसार सुरुओ यूं ने उसे प्रताड़ित करने और अपमानित करने के लिए वेश्यालय में भी बेच दिया था। यह महिला वास्तव में एक बिच्छू से भी अधिक जहरीली थी, लेकिन मूल फेंग किंगे की यादों के अनुसार यह सुरुओ यूं भी उसके जैसी ही लगती थी, जो 21वीं सदी से आई थी और वह चिकित्सा में भी पारंगत थी। अन्यथा वह ऐसा नहीं कर पाती। मुखौटा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, वह उतनी ही अधिक उत्साहित हो जाती थी। कुछ ऐसा जो उसे शुरू में बेहद नीरस लगता था, वह और अधिक दिलचस्प होता जा रहा था। जब लिंग मोहान, जो आगे कुछ दूरी पर था, ने चाचा की बार-बार चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसके मुंह का एक कोना हिलने लगा। उसने अवचेतन रूप से अपने चेहरे पर दाढ़ी को महसूस किया और उसने अपने पीछे वाले व्यक्ति को दूर करने के बारे में सोचते हुए अपनी गति एक बार और बढ़ा दी। उसने देखा कि वह दुबली पतली आकृति अब भी लगभग 10 कदम की दूरी पर उसके पीछे चल रही है, और उसका हृदय स्तब्ध हो गया। जिसने थोड़ी सी भी खेती नहीं की थी, उसने उसके साथ कैसे तालमेल बिठाया। जब वह उसके पास दौड़ी तो फेंग जिऊ जोर से हाँफ रही थी। उसकी पीठ घुटनों पर हाथ रखकर झुकी हुई थी और घरघराहट कर रही थी। वाह, वह इतना थका देने वाला था कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चाचा, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे थे? लिंग मोहान की भौहें और अधिक तंग गईं, क्योंकि उसने बहुत देर तक गंदे छोटे भिखारी को आकार दिया। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अब मेरा पीछा मत करो। मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वह 9 ट्रैपमेंट वुड्स है। वह स्थान अंतहीन खतरों से भरा है, और यदि तुम वहां जाओगे तो केवल तुम्हें मार दिया जाएगा। आप गलत है, अंकल। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन मूल रूप से मेरा इरादा वैसे भी 9 एंट्रैपमेंट वुड्स में जाने का था। लेकिन चूंकि आप भी वहां जा रहे हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम वहां एक साथ जाएं? अध्याय 9 एंट्रैपमेंट वुड जंगल। लिंग मोहान ने अपने पीछे वाले व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चलना जारी रखने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। वह सोच रहा था कि वह छोटा भिखारी वास्तव में किसी अमीर परिवार का कोई युवा मालिक था जो मौजमस्ती के लिए चुपचाप भाग गया था। जिस क्षण से छोटे भिखारी ने अपने पैर पकड़ लिए थे, उसे भिखारी की नीच विनम्रता का एहसास नहीं हुआ था, और उसके पास एक जोड़ी आंखें थीं जो बुद्धि दिखाती थी और तेज, चतुर थीं, एक भिखारी की तरह कुछ भी नहीं थीं। यह सुनने के बाद कि वह 9 एंट्रैपमेंट वुड्स जाने का इरादा रखता है, उसे और भी यकीन हो गया कि वह युवक केवल मौजमस्ती के अलावा और कुछ नहीं करने के लिए वहां जा रहा था। यदि युवक वास्तव में मौत से नहीं डरता और 9 एंट्रैपमेंट वुड्स में आंख मूंद कर उसका पीछा नहीं करता, तो कुछ भी होने पर वह उसे बचाने के लिए जाने में व्यस्त नहीं होता। यह देखकर कि सामने वाले चाचा उसे अनदेखा कर रहे थे, फेंग जिऊ ने उसके बाद एक और शब्द नहीं कहा, लेकिन बस कुछ कदम पीछे रहने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि अगर कोई थोड़ा करीब से देखे तो उन्हें पता चलेगा कि उसके कदम थोड़े अजीब थे, क्योंकि वह जिस गति से चल रही थी वह उससे पहले लिंग मोहान से ज्यादा धीमी नहीं थी। वे दोनों एक के पीछे एक चले गए। सबसे आगे लिंग मोहान एक बार भी आराम के लिए नहीं रुका और नहीं फेंग जिऊ उसके पीछे रुका। जैसे जैसे समय समाप्त हो रहा था, उसे अपने शरीर के भीतर जहर को खत्म करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों को खोजने के लिए 9 एंट्रैपमेंट वुड्स में जाने की जरूरत थी, अन्यथा उसका जीवन वास्तव में इस दुनिया में संवेदनहीन रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह शरीर आखिरकार एक अमीर परिवार की एक युवा लड़की का था। दिनरात बिना कुछ खाए पिए दौड़ने के बाद शरीर अपनी सीमा पर आ चुका था। उसके पैरों में दर्द और भारीपन था, उसकी चाल धीरे धीरे धीमी हो रही थी, और सामने लिंग मोहान की आकृति उससे दूर होती जा रही थी। हालांकि वह फिर भी अगले दिन भोर में 9 एंट्रैपमेंट वुड्स के किनारे पर आने में कामयाब रही, और उसे चाचा का कहीं भी कोई निशान नहीं दिखाई दिया। वाह, मैं परेशान हूँ। वह भारी हांफते हुए वापस जमीन पर गिर पड़ी। नालों में पसीना बह रहा था और वह भूख से मर रही थी। उसे थोड़ा चक्कर और मिचली महसूस हो रही थी। कल से अब तक उसके पास केवल वह सेब था जो उसने फल की दुकान से खाया था, और वह बहुत पहले ही पच चुका था और रस भी नहीं बचा था। उसका पेट बुरी तरह से खाली था
और वह उस समय एक स्वादिष्ट चिकन लेग खाने की बेहद इच्छा कर रही थी। उसने अपनी सांस लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और अपना पसीना पोंछने के बाद वह खड़ी हुई और अपने सामने 9 एंट्रैपमेंट वुड्स को देखने लगी। उसके चेहरे पर प्रत्याशा की मुस्कान दिखाई दे रही थी। ही मुझे 9 एंट्रैपमेंट वुड्स में अपने लिए कुछ जंगली मांस पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। बस इसके बारे में सोचने से उसे एक बड़े घूंट के साथ निगलने का मन हुआ और उसने तुरंत जंगल में जाने के लिए अपने पैर बढ़ा दिए। पेड़ घने थे और वनस्पति प्रचुर थी। उसके सिर के ऊपर से सूरज की किरणें आधी ढकी हुई थी और मिट्टी की नम गंध और घास की खुशबू हल्की हवा के साथ उसकी नाक से गुजर रही थी। फेंग ज्यू ने एक पेड़ से टूटी हुई एक टहनी पकड़ी और चलते समय उसे अपने सामने दाएं बाएं घुमाया। ऐसा करने से वह एक ओर अपने रास्ते में आने वाली कुछ घासफूस को साफ कर सकती थी और दूसरी ओर घास में छिपे किसी भी जहरीले सांप को भी भगा सकती थी। उसकी प्रगति धीमी थी क्योंकि उसकी आंखें खरपतवार के नीचे छिपी किसी भी जड़ी बूटी को ध्यान से देख रही थीं। उसने अपने शरीर में जहर का अध्ययन किया था और दूसरों के लिए इसे ठीक करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो चिकित्सा और जहर में अत्यधिक कुशल था, यह अपेक्षाकृत आसान था। निस्संदेह यह इस आधार पर था कि उसे सबसे पहले उन जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा जिनकी उसे आवश्यकता थी, या भले ही वह एक चिकित्सा देवी थी, वह अपने शरीर में जहर को बिना कुछ किए खत्म नहीं कर पाएगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी बाहरी किनारे पर थी। हालांकि वह कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने में कामयाब रही थी, लेकिन वे सभी अधिक सामान्य किस्म की थीं। और जहां तक उस जंगली किराए की बात है जिससे वह लार टपका रही थी, यह लगभग पूरी तरह से निराशाजनक था। 1 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद भी उसे खाने योग्य जीवित जानवर का एक भी निशान नहीं दिखा, बल्कि पेड़ों की शाखाओं पर काफी संख्या में छिपकलियां आराम कर रही थीं। वह इतनी भूखी थी कि उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने घासफूस के बीच कुछ खाने योग्य रेंगने वाली वुडसोरेल जड़ी बूटी उगते हुए देखी और चलते समय उसने उनमें से एक बड़ा गुच्छा निकाला और चबाया। हालांकि जड़ी बूटी का तना खट्टा था, इसके फूलों का स्वाद हल्का सुगंधित था। हो सकता है कि यह ज्यादा न हो, लेकिन फिर भी यह उसके खाली पेट से बेहतर था। अरे, मैं वास्तव में यहाँ ट्री रूट बेरीज पा सकता हूँ। जब उसने पेड़ के नीचे जड़ी बूटी उगी हुई देखी तो वह सुखद आश्चर्य में भाग गई, जो उन जड़ी बूटियों में से एक थी जिसे वह इस यात्रा में अपने रोगनाशक के लिए तलाश रही थी। अध्याय 10 अकेले जड़ी बूटी इकट्ठा करना। अपने हाथ में पकड़ी हुई जड़ी बूटियों के गुच्छे से आखिरी पत्तियों को काटकर उसने तनों को एक तरफ फेंक दिया। पेड़ के आधार पर गंदगी से पेड़ की जड़ बेरी को सावधानी से खोदते हुए वह काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीन पर बैठी थी, और वह ध्यान देने में विफल रही कि एक काला और सफ़ेद विशैला सांप घास के माध्यम से उसकी ओर रेंग रहा था। जैसे ही सांप उसके पास आया, उसके लंबे शरीर ने अपना सिर ऊपर धकेल दिया और उसने धीरे से फुंफकारते हुए अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाल दी। उसी समय विशैले सांप ने हमला किया। उसका जबड़ा फेंग ज्यू के बछड़े को काटने के लिए चौड़ा हो गया। फेंग ज्यू की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव आया और उसके पूरे अस्तित्व में एक भयानक जानलेवा ठंडक व्याप्त हो गई। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। जैसे ही उसका हाथ सांप के सिर पर पड़ा, उसका शरीर बिजली की तेजी से घूम गया। दूसरा हाथ सांप के 7 इंच के महत्वपूर्ण बिंदु के चारों ओर चिपक गया। उसकी उंगलियां कड़ी हो गई और एक झटके के साथ 7 इंच के महत्वपूर्ण बिंदु को पकड़ने वाली उंगलियां सांप के शरीर में गहराई तक घुस गईं। हिस! सांप ने जोर से फुफकार निकाली और उसके शरीर में ऐंठन होने से पहले ही वह निढाल हो गया। ओह! एक सिल्वर रिंग सांप! एक क्षण पहले की कंपा देने वाली ठंडी आभा अब ऐसा महसूस हो रही थी जैसे यह केवल एक क्षणिक मतिभ्रम था। जैसे ही उसने सांप को देखा और हंसने लगी, वह तुरंत अपने सुस्त आलस्य के रूप में वापस आ गई। मैंने कोई सूअर नहीं देखा है, और यहाँ तक कि एक छोटा खरगोश भी नहीं देखा है। जब मैं अपना खाली पेट भरने के लिए तुम्हें भूनूंगी तो तुम्हें कुछ समय के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने हाल ही में एक बड़ी समस्या का पता लगाया था। कोई आग नहीं। इन नम और अत्यधिक आर्द्र पेड़ों के नीचे घर्षण के माध्यम से आग जलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसके पास माचिस नहीं थी, यहाँ तक कि चकमक पत्थर या कोयले की छड़ी भी नहीं थी। आखिरकार वह भुना हुआ सांप नहीं खा पाएगी। भूल जाओ। रहने भी दो। बस थोड़ी देर और रुके।
आग लगाने का कोई तरीका सोचने से पहले मुझे कम से कम एक ड्रायर वाली जगह ढूंढनी होगी, वह अफसोस में धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाती रही। और उसने सांप के शव को अपने हाथ में पकड़ लिया और सोचा कि सांप को फेंकना कितना बेकार होगा। इसलिए वह मांस को साफ करने और संसाधित करने के लिए आगे बढ़ी। सांप का पित्त निकालने से पहले उसने उसका सिर काटा, फिर उसकी खाल उतारी। फिर उसने मांस के उस अज्ञात टुकड़े को एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया और घास पर अपना खून से सना हुआ हाथ पोंछ लिया। उसने अपनी खोज जारी रखने से पहले कुछ तेज गंध वाले पौधों को चुना और उनमें से खून की बदबू को दूर करने के लिए अपने हाथों को जोर से रगड़ा। इसलिए इस दिन जंगल में फटे हुए कपड़े पहने एक गंदे छोटे भिखारी को इस खतरे से भरे 9 एंट्रैपमेंट वुड्स के भीतर अकेले चलते देखा जा सकता था, जिसके कंधे पर एक पेड़ की शाखा थी, और जब वह साथ चल रहा था तो उसमें से एक चमड़ी वाला सांप लटक रहा था। पूरे दिन वह जहर को दूर करने के लिए जड़ी बूटियों की खोज में अकेले घूमती रही। उसका शरीर, वह अनजाने में जंगल के बाहरी किनारों से चलकर अंदरूनी हिस्सों में गहराई तक चली गई थी, और अंततः वह शाम होने से पहले अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां ढूंढने में सक्षम हो गई थी। शेष रोशनी का लाभ उठाते हुए जिसने उसे अभी भी देखने की अनुमति दी थी, उसे एक सूखी शाखा मिली और आग जलाने का सबसे आदिम तरीका अपना लिया। लेकिन चूंकि वातावरण नम और गीला था, इसलिए आग शुरू करने में सफल होने से पहले उसने लगभग 2 घंटे अथक प्रयास किए। उसके प्रयासों से उसके हाथ बुरी तरह से छाले हो गए थे, लेकिन जब उसने भुने हुए सांप के मांस में अपने दांत गड़ा दिए, तो उसने जो कुछ भी किया वह अचानक सार्थक लगने लगा। मारक औषधि के लिए उसे सभी आवश्यक जड़ी बूटियां मिल गईं, और उसका पेट भर गया। उसने दोपहर में मिली जड़ी बूटियों को मसलना शुरू कर दिया और इसे अपने शरीर पर लगाया। फिर उसने आग बुझाई और रात को आराम पाने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ऐसी जगह पर और बिल्कुल अकेले होने के कारण वह आग जलाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। यदि नहीं, तो जब रात होती तो वह आसानी से जंगली जानवरों का निशाना बन सकती थी, और उस समय वह उनसे मुकाबला करने के लिए ऊर्जा से भरपूर नहीं थी। इसलिए जब पेड़ों की ऊंची शाखाएं ठंडी होती थीं और उसके पास उसे गर्म करने के लिए आग नहीं होती थी, तब भी वह बिना सोचे समझे आराम के बजाय सुरक्षा को चुनती थी। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल से होकर भेड़ियों की चीखें उसके कानों तक पहुंचीं, जो अंधेरे में ठिठुरती हुई गूंज रही थीं, जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। जहां तक फेंग ज्यू की बात है, उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह गहरी नींद में सो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जंगल में लंबे समय तक बजने वाली चीखों को अपनी रात के समय की लोरी मान रही थी। स्वाभाविक रूप से उसे यह भी ध्यान नहीं आया होगा कि बहुत दूर एक पेड़ पर एक काली छायादार आकृति ने इस खतरनाक जंगल में उसकी हर गतिविधि को देख लिया था। अध्याय 11 चाचा से एक बार फिर मुलाकात। लिंग मोहान की गहरी काली आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य की एक झलक दिखी। वह आश्चर्यचकित था कि वह इस तरह की जगह पर एक बार फिर छोटे भिखारी को देखेगा। उसने सोचा था कि छोटा भिखारी खतरे का पहला संकेत मिलते ही भाग गया होगा, जिसका उसे निस्संदेह 9 एंट्रैपमेंट वुड्स में सामना करना पड़ेगा, और उसने एक पल के लिए भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जंगल के इतने अंदर तक आ जाएगा। उसने दोपहर में किसी समय छोटे भिखारी को देखा था। युवा भिखारी जमीन से एक जड़ी बूटी खोदने पर तुला हुआ था। जिन जड़ी बूटियों को उसने बेकार समझा था, उन्हें छोटे भिखारी ने एक एक करके उठा लिया, और वह युवक अंदरूनी इलाकों में बेहद लापरवाह और सहज लग रहा था। अपने आसपास के सभी खतरों से पूरी तरह से बेखबर था। अपने ठंडे और उदासीन व्यक्तित्व के आधार पर उसने छोटे भिखारी पर कोई ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन किसी तरह, बिना किसी अच्छे कारण के, वह नहीं गया। इसके बजाय उसने दूर से चुपचाप उस छोटे भिखारी को देखा। जब उसने मृत लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसमें एक छोटा सा छेद खोदा, फिर उसने अपने लिए एक छोटी सी मृत शाखा देखी, और वह शाखा के सिरे को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बने छोटे छेद में रखकर बैठ गया और अपनी हथेलियों के बीच पकड़ी हुई शाखा को तेजी से घुमाते हुए देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लकड़ी में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। वह नहीं जानता था कि छोटा भिखारी क्या कर रहा है, और लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक उसे देखने के बाद ही उसने लकड़ी के टुकड़े से धुएं की एक पतली परत निकलती देखी, जिससे वह पूरी तरह से चौंक गया। लकड़ी के केवल 2 टुकड़ों से वह आग जलाने में सक्षम हो गई। उन्होंने पहले कभी किसी को इतना अजीब तरीका इस्तेमाल करते नहीं देखा था। वह जानता था कि आग जलाने के लिए लोग आमतौर पर या तो चमकते अंगारे की छड़ी या चकमक पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे खराब स्थिति में
उसने सुना था कि लोग चिंगारी पैदा करने के लिए 2 हथियारों पर एक साथ प्रहार भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से छोटे भिखारी ने अभी-अभी किया, वह उसके पूरे जीवन में पहली बार था। लेकिन इससे उन्हें यह भी पता चला कि छोटा भिखारी आसपास के खतरों से बेखबर नहीं था। रात के लिए आराम करने के लिए जगह ढूंढने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने से पहले कुशलता से खाल उतारे गए सांप को भूनकर खाने के बाद युवक ने आग बुझाने का मन बना लिया था। युवा भिखारी बेहद लापरवाह था, क्योंकि वह पूरे रास्ते बच्चे के जोर-जोर से खर्राटों की आवाज सुन रहा था। अगर लिंग मोहान को पता होता कि उस समय फेंग जियो अपने मन में क्या सोच रही थी, तो शायद उसके मन में वही विचार नहीं होते। शुरू में फेंग जियो ने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसे देख रहा था, क्योंकि उसे अपने आसपास की हवा में किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ी थी और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि एक जोड़ी आंखें उस पर प्रशिक्षित हो रही थीं, जो उसे जांच रही थीं और उसका मूल्यांकन कर रही थीं। और इस वजह से वह गहरी नींद में होने का नाटक करते हुए जोर-जोर से खर्राटे लेने लगी। वास्तव में वह सोच रही थी कि कब उन आँखों ने उसे देखना शुरू कर दिया था, और वह यह नोटिस करने में कैसे विफल रही कि उसे देखा जा रहा था। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने खुद को दिखाने का विकल्प नहीं चुना था और उसे किसी भी तरह से खतरा महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उसने अंधेरे में छिपे व्यक्ति को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन चुपचाप अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार इस दुनिया में लोगों ने अमरता की खेती की और वह उन्हें एक औसत इंसान के रूप में लापरवाही से देखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, अन्यथा वह शुरू से ही खुद को एक बड़े नुकसान में डाल देती।